मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, अध्याय 8। कुछ और बातचीत। पूर्णा ने कान पकड़े कि अब मंदिर कभी नहीं जाऊंगी। ऐसे मंदिरों पर दई का कोप भी नहीं पड़ता। उस दिन से वो सारे दिन घर पर ही बैठी रहती। समय काटना पहाड़ हो जाता। न किसी के यहाँ आना न जाना, न किसी से भेंट न मुलाकात, न कोई काम न धंधा। दिन कैसे कटे? पढ़ी लिखी तो अवश्य थी, मगर पढ़े क्या? 2-4 किस्से कहानी की पुरानी किताबें पंडित जी के संदूक में पड़ी हुई थी, मगर उनकी तरफ अब देखने को जी भी नहीं चाहता था। कोई ऐसा ना था जो बाजार से उसके पढ़ने के लिए किताबें लाए। बिल्लो बेचारी दूसरे सौदे तो बाजार से ले आती, मगर वो किताबों का मोल क्या जाने। एक बार जी में आया कि कोई पुस्तक प्रेमा के घर से मंगवाए, मगर फिर कुछ समझ कर चुप ही रही। बेल बूटे बनाना उसको आते ही न थे कि उससे जी बहलाए। हाँ, सीना आता था, मगर सिए किसके कपड़े? नित्य इस तरह बेकाम बैठे रहने से वो हरदम कुछ उदास सी रहा करती। हाँ, कभी कभी पंडाइन और चौबाइन अपने चेले चापड़ों के साथ आकर कुछ सिखावन की बातें सुना जाती थीं, मगर जब कभी वो कहती कि बाबू अमृत राय का आना ठीक नहीं, तो पूर्णा साफ साफ कह देती कि मैं उनको आने से नहीं रोक सकती और ना ही कोई ऐसा बर्ताव कर सकती हूँ जिससे वो समझे कि मेरा आना इसको बुरा लगता है। सच तो यह है कि पूर्णा के हृदय में अब अमृत राय के लिए प्रेम का अंकुर जमने लगा था। यद्यपि वो अभी तक यही समझती थी कि अमृत राय यहाँ दया की राह से आया करते हैं, मगर नहीं मालूम क्यों वो उनके आने जाने का एक एक दिन गिना करती, और जब इतवार आता तो सवेरे ही से उनके शुभागमन की तैयारियां होने लगती। बिल्लो बड़े प्रेम से सारा मकान साफ करती, कुर्सियां और तस्वीरों पर से 7 दिन की जमी हुई धूल मिट्टी दूर करती। पूर्णा खुद भी अच्छे और साफ कपड़े पहनती। अब उसके दिल में आप ही आप बनाव सिंगार करने की इच्छा होती थी, मगर दिल को रोकती। जब बाबू अमृत राय आ जाते तो उसका मलिन मुख कुंदन की तरह चमकने लगता। उसकी प्यारी सूरत और भी अधिक प्यारी मालूम होने लगती। जब तक बाबू साहब बैठे रहते उसे अपना सारा घर भरा मालूम होता। वो इसी कोशिश में रहती कि ऐसी क्या बात करूं जिससे वो प्रसन्न होकर घर को जावें। बाबू साहब ऐसे हंसमुख थे कि रोते को भी एक बार हंसा देते। यहाँ वो खूब बुलबुल की तरह चहकते। कोई ऐसी बात ना कहते जिससे पूर्णा दुखित हो। जब उनके चलने का समय आता तो वो कुछ उदास हो जाती। बाबू साहब इसे ताड़ जाते और पूर्णा की खातिर से कुछ देर और बैठते। इसी तरह कभी कभी घंटों बीत जाते। जब दिया में बत्ती पड़ने की बेला आती तो बाबू साहब चले जाते। पूर्णा कुछ देर इधर उधर बौखलाई घूमती, जो बातें हुई उसको मन में दोहराती। ये समय उस आनंददायक स्वप्न सा जान पड़ता था जो आंखों के खुलते ही बिलाए जाता है। इस तरह कई मास और बीत गए, और आखिर में जो बात अमृत राय के मन में थी वो पूरी हुई। अर्थात पूर्णा को अब मालूम होने लगा कि मेरे दिल में उनकी मोहब्बत समाती जाती है और उनका दिल भी मेरी मोहब्बत से खाली नहीं। अब पूर्णा पहले से भी ज्यादा उदास रहने लगी। हाय ओ बोरे मन, क्या एक बार प्रीति लगाने से तेरा जी नहीं भरा जो तू फिर ये रोग पाल रहा है? तुझे कुछ मालूम है कि इस रोग की औषध क्या है? जब तू ये जानता है तो फिर क्यों, किस आशा पर स्नेह बढ़ा रहा है? और बाबू साहब, तुमको क्या कहना मंजूर है? तुम क्या करने पर आए हो? तुम्हारे जी में क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि ये अग्नि धधकेगी तो फिर बुझाए ना बुझेगी? मुझ में ऐसा कौन सा गुण है? कहाँ की बड़ी सुंदरी हूं जो तुम प्रेमा, प्यारी प्रेमा को त्याग देते हो? वो बार बार मुझको बुलाती है। तुम ही बताओ कौन मुंह लेकर उसके पास जाऊं? और तुम तो आग लगाकर दूर से तमाशा देखोगे, इसे बुझाएगा कौन? बेचारी पूर्णा इन्हीं विचारों में डूबी रहती। बहुत चाहती कि अमृत राय का ख्याल न आने पावे, मगर कुछ बस न चलता। अपने दिल का परिचय उसको एक दिन जो मिला कि बाबू अमृत राय नियत समय पर नहीं आए। थोड़ी देर तक तो वो उनकी राह देखती रही, मगर जब वो अभी भी ना आए तब तो उसका दिल कुछ महसूसने लगा। बड़ी व्याकुलता से दौड़ी हुई दरवाजे पर आई और आध घंटे तक कान लगाए खड़ी रही। फिर भीतर आई और मन मारकर बैठ गई। चित्त की कुछ वही अवस्था होने लगी जो पंडित जी के दौरे पर जाने के वक्त हुआ करती। शंका हुई कि कहीं बीमार तो नहीं हो गए। मेहरी से कहा, बिल्लो जरा देखो तो बाबू साहब का जी कैसा है। नहीं मालूम मेरा दिल क्यों बैठा जाता है। बिल्लो लपकी हुई बाबू साहब के बंगले पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि वो आज 2-3 नौकरों को साथ लिए बाजार गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए। पुराना बूढ़ा कहार आधी टांगों तक धोती बांधे सिर हिलाता हुआ आया और कहने लगा, बेटा बड़ा खराब जमाना आवा है। 1000 का सौदा होए तो 2000 का सौदा होए तो हम ही ले आवत रहें। आज खुद आप गए हैं। भला इतने बड़े आदमी का अस चाहत रहा, बाकी फिर सब अंग्रेजी जमाना आया है।
अंग्रेजी पढ़ पढ़ के जौन न होए तौन अचरज नाही। बिल्लो बूढ़े कहार के सिर हिलाने पर हंसती हुई घर को लौटी। इधर जब से वो आई थी पूर्णा की विचित्र दशा हो रही थी। विकल हो होकर कभी भीतर जाती कभी बाहर आती, किसी तरह चैन ही ना आता। जान पड़ता कि बिल्लो के आने में देर हो रही है कि इतने में जूते की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़कर द्वार पर आई और बाबू साहब को टहलते हुए पाया तो मानो उसको कोई धन मिल गया। झटपट भीतर से किवाड़ खोल दिए, कुर्सी रख दी और चौखट पर सिर नीचा करके खड़ी हो गई। अमृत राय, बिल्लो कहीं गई है क्या? पूर्णा ने लजाते हुए कहा। हाँ, आप ही के यहाँ तो गई है। मेरे यहाँ कब गई? क्यों, कुछ ज़रूरत थी? आपके आने में विलम्ब हुआ तो मैंने समझा शायद जीना अच्छा हो, उसको देखने के लिए भेजा। अमृत राय ने प्यार से देखकर कहा। बीमारी चाहे कैसी ही हो, वो मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकती। ज़रा बाजार चला गया था, वहाँ देर हो गई। ये कहकर उन्होंने एक दफ़े ज़ोर से पुकारा, सुखई अंदर आओ। और 2 आदमी कमरे में दाखिल हुए। एक के हाथ में एक संदूक था और दूसरे के हाथ में तह किए हुए कपड़े। सब सामान चौकी पर रख दिया। बाबू साहब बोले, पूर्णा, मुझे पूरी आशा है कि तुम ये 2-4 मामूली चीज़ें लेकर मुझे कृतार्थ करोगी। ये देर में आने का जुर्माना है। पूर्णा अचंभे में आ गई। ये क्या? ये तो फिर वही स्नेह बढ़ाने वाली बातें हैं, और इनको खरीदने के लिए आप ही बाजार गए थे। अमृत राय, तुम्हारे दिल में जो है वो मैं जानती हूँ, मेरे दिल में जो है वो तुम भी जानते हो, मगर इसका नतीजा, इसमें संदेह नहीं कि इन चीज़ों की पूर्णा को बहुत ज़रूरत थी। पंडित जी की मोल ली हुई साड़ियाँ अब तक लंगे तंगे चली थीं, मगर अब पहनने को कोई कपड़े न थे। उसने सोचा था कि अब की जब बाबू साहब के यहाँ मासिक तनख्वाह मिलेगी तो मामूली साड़ियाँ मंगा लूंगी। उसे ये क्या मालूम था कि बीच में बनारसी और रेशमी साड़ियों का ढेर लग जाएगा। पहले तो वो स्त्रियों की स्वाभाविक अभिलाषा से इन चीज़ों को देखने लगी, मगर फिर ये चेत कर कि मेरा इस तरह इन चीज़ों पर गिरना उचित नहीं है, वो अलग हट गई और बोली, बाबू साहब, इस अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मगर ये भारी भारी जोड़े मेरे किस काम के? मेरे लिए मोटी झोटी साड़ियाँ चाहिए। मैं इन्हें पहनूंगी तो कोई क्या कहेगा? अमृत राय, तुमने ले लिया, मेरी मेहनत ठिकाने लगी और मैं कुछ नहीं जानता। इतने में बिल्लो पहुंची और कमरे में बाबू साहब को देखते ही निहाल हो गई। जब चौकी पर दृष्टि पड़ी और इन चीज़ों को देखा तो बोली, क्या आप इनके लिए बाजार गए थे? बूढ़ा कहार रो रहा था कि मेरी दस्तूरी मारी गई। अमृत राय ने दबी जबान से कहा, वो सब कहार मेरे नौकर हैं, मेरे लिए बाजार से चीज़ें लाते हैं। तुम्हारे सरकार का मैं चाकर हूँ। बिल्लो ये सुनकर मुस्कुराती हुई भीतर चली गई। पूर्णा के कान में भी भनक पड़ गई थी। बोली, उल्टी बात ना कहिए, मैं तो खुद आपकी चेरियों की चेरी हूँ। इसके बाद इधर उधर की कुछ बातें हुई। माघ पूस के दिन थे, सर्दी खूब पड़ रही थी। बाबू साहब देर तक न बैठ सके और 8 बजते बजते वो अपने घर को सिधारे। उनके चले जाने के बाद पूर्णा ने जो संदूक खोला तो दंग रह गई। स्त्रियों के श्रृंगार की सब सामग्रियां मौजूद थी और जो चीज़ थी सुंदर और उत्तम थी। आईना, कंघी, सुगंधित तेलों की शीशियां, भांति भांति के इत्र, हाथों के कंगन, गले का चंद्रहार, जड़ाऊ चूड़ियां, 1 रुपहला पानदान, लिखने पढ़ने के सामान से भरी एक संदूकची, किस्से कहानी की किताबें, इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी चीजें बड़ी उत्तम रीति से सजाकर धरी हुई थी। कपड़ों का बैठन खोला तो अच्छी से अच्छी साड़ियां दिखाई दी, शरबती, धानी, गुलाबी, उन पर रेशम के बेलबूटे बने हुए, चादरें भारी सुनहरे काम की। बिल्लो इन चीज़ों को देख देख फूली न समाती थी। बोली, बहू, ये सब चीज़ें तुम पहनोगी तो रानी हो जाओगी, रानी। पूर्णा ने गिरी हुई आवाज़ में कहा, कुछ भंग खा गई हो क्या बिल्लो? मैं ये चीज़ें पहनूंगी तो जीती बचूंगी? चौबाइन और सेठानी ताने दे देकर जान ले लेंगी। बिल्लो, ताने क्या देंगी, कोई दिल लगी है? इसमें उनके बाप का क्या इजारा कोई उनसे मांगने जाता है? पूर्णा ने मेहरी को आश्चर्य की आंखों से देखा। यही बिल्लो जो अभी 2 घंटे पहले चौबाइन और पंडाइन से सम्मति करती थी और मुझे बार बार पहनने उड़ने से बर्जा करती थी, यकायक ये क्या काया पलट हो गई? बोली, कुछ संसार के कहने की भी तो लाज है। बिल्लो, मैं ये थोड़ा ही कहती हूँ कि हरदम ये चीज़ें पहना करो, जब बाबू साहब आवे थोड़ी देर के लिए पहन लिया। पूर्णा ने लजा कर कहा, ये श्रृंगार करके मुझसे उनके सामने क्यों कर निकला जाएगा? तुम्हें याद है एक बार प्रेमा ने मेरे बाल गूंथ दिए थे? तुमसे क्या कहूँ, उस दिन वो मेरी तरफ ऐसे ताकते थे जैसे कोई किसी पर जादू करे। नहीं मालूम क्या बात है कि उसी दिन से जब कभी मेरी ओर देखते हैं तो मेरी छाती धड़ धड़ करने लगती है। मुझसे जानबूझकर फिर ऐसी भूल ना होगी। बिल्लो, बहू, उनकी मर्जी ऐसी ही है तो फिर क्या करोगी?
इन्हीं चीज़ों के लिए वो कल बाजार गए थे। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, मगर इन्हें आप जाकर लाए। तुम इनको ना पहनोगी तो वो अपने दिल में क्या कहेंगे? पूर्णा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बिल्लो, बाबू अमृत राय नहीं मालूम क्या करने वाले हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। वो मुझसे दिन दिन अधिक प्रेम बढ़ाते जाते हैं और मैं अपने दिल को क्या कहूं। तुमसे कहते लज्जा आती है। वो अब मेरे कहने में नहीं रहा। मोहल्ले वाले अलग बदनाम कर रहे हैं। ना जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। बिल्लो ने इसका कुछ जवाब न दिया। पूर्णा ने भी उस दिन खाना न बनाया। सांझ ही से जाकर चारपाई पर लेट रही। दूसरे दिन सुबह को उठकर उसने वो किताबें पढ़नी शुरू की जो बाबू साहब लाए थे। ज्यों ज्यों वो पढ़ती उसको ऐसा मालूम होता कि कोई मेरे दुख की कहानी कह रहा है। इनके पढ़ने में जो जी लगा तो फिर दूसरी बातों की चिंता जाती रही। सारा हफ्ता उसने पढ़ने में ही काटा। आखिर फिर इतवार आया। दिन निकलते ही बिल्लो ने हंसकर कहा, आज बाबू साहब के आने का दिन है। पूर्णा ने अनजान बनकर कहा, फिर आज तुमको गहने जरूर पहनने पड़ेंगे। पूर्णा ने दबी आवाज में कहा, आज तो मेरे सिर में दर्द हो रही है। नौज, तुम्हारे बैरी का सिर दर्द करे, इस बहाने से पीछा ना छूटेगा। पूर्णा, और किसी ने जो मुझे ताना दिया तो तुम जानना। ताना कौन राण देगी? सवेरे ही से बिल्लो ने पूर्णा का बनाव सिंगार करना शुरू किया। महीनों से सिर न मला गया था, आज सुगंधित मसाले से मला गया। तेल डाला गया, कंघी की गई, बाल गूथे गए और जब तीसरे पहर को पूर्णा ने गुलाबी कुर्ती पहनकर उस रेशमी काम की शरबती साड़ी पहनी, गले में हार और हाथों में कंगन सजाए तो सुंदरता की मूर्ति मालूम होने लगी। आज तक कभी उसने ऐसे रत्न जड़ित गहने और बहुमूल्य कपड़े न पहने थे और न कभी ऐसी सुघर मालूम हुई थी। वो अपने मुखार बिंद को आप देखकर लजाती भी थी और कुछ प्रसन्न भी होती थी और कुछ सोच भी करती थी। जब सांझ हुई तो पूर्णा कुछ उदास हो गई। तिस पर भी उसकी आंखें दरवाजे पर लगी हुई थी और वो चौंक कर ताकती थी कि कहीं अमृत राय तो नहीं आ गए। 5 बजते बजते और दिनों से सवेरे बाबू अमृत राय आए। कमरे में बैठे बिल्लो से कुशल आनंद पूछा और ललचाई हुई आंखों से अंदर के दरवाजे की तरफ ताकने लगे, मगर वहां पूर्णा न थी। कोई 10 मिनट तक तो उन्होंने चुपचाप उसकी राह देखी, मगर जब अब भी न दिखाई दी तो बिल्लो से पूछा, क्यों मेहरी, आज तुम्हारी सरकार कहाँ है? बिल्लो ने मुस्कुरा कर कहा, घर ही में तो है, तो आई क्यों नहीं? आज क्या कुछ नाराज हैं? हाँ, उनका मन जाने। जरा जाकर लिवा लाओ, अगर नाराज हो तो चलकर मनाऊं। ये सुनकर बिल्लो हंसती हुई अंदर गई और पूर्णा से बोली, बहू उठोगी या आप ही मनाने आते हैं? बिल्लो, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जाकर कह दो बीमार है। बीमारी का बहाना करोगी तो वो डॉक्टर को लेने चले जाएंगे। अच्छा कह दो सो रही हैं, तो क्या वो जगाने ना आएंगे? अच्छा बिल्लो, तुम ही कोई बहाना कर दो जिससे मुझे जाना ना पड़े। मैं जाकर कह देती हूँ कि वो आपको बुलाती हैं। पूर्णा को कोई बहाना ना मिला। वो उठी और शर्म से सिर झुकाए, घूंघट निकाले, बदन को चुराती, लजाती, बल खाती, एक हाथ में गिलौरी दान लिए दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अमृत राय ने जब देखा तो अचंभे में आ गए। आंखें चौंधी आ गईं। 1 मिनट तक तो वो इस तरह ताकते रहे जैसे कोई लड़का खिलौने को देखे। इसके बाद मुस्कुराकर बोले, ईश्वर तू धन्य है। पूर्णा लजाती हुई, आप कुशल से थे? अमृत राय ने तिरछी निगाहों से देखकर कहा, अब तक तो कुशल से था, मगर अब खैरियत नहीं नजर आती। पूर्णा समझ गई। अमृत राय की रंगीली बातों का आनंद लेते लेते वो बोलने में निपुण हो गई थी। बोली, अपने किए का क्या इलाज? क्या किसी को अपनी जान से बैर है? पूर्णा ने लजाकर मुंह फेर लिया। बाबू साहब हंसने लगे और पूर्णा की तरफ प्यार की निगाहों से देखा। उसकी रसिक बातें उनको बहुत भाईं। कुछ काल तक और ऐसी ही रस भरी बातें होती रहीं। पूर्णा को इस बात की सुधि भी ना थी कि मेरा इस तरह बोलना चलना मेरे लिए उचित नहीं है। उसको इस वक्त ना पंडाइन का डर था, ना पड़ोसियों का भय। बातों ही बातों में उसने मुस्कुराकर अमृत राय से पूछा, आपको आजकल प्रेमा का कुछ समाचार मिला है? नहीं पूर्णा, मुझे इधर उसकी कोई खबर नहीं मिली। हाँ, इतना जानता हूँ कि बाबू दाननाथ से ब्याह की बातचीत हो रही है। बाबू दाननाथ तो आपके मित्र हैं। मित्र भी हैं और प्रेमा के योग्य भी हैं। ये तो मैं न मानूंगी। उनका जोड़ है तो आप ही के साथ। हाँ, आपका ब्याह भी तो कहीं ठहरा था। हाँ, कुछ बातचीत तो हो रही थी। कब तक होने की आशा है? देखें, जब भाग्य जागता है। मैं बहुत जल्दी मचा रहा हूँ। तो क्या उधर से ही खिंचाव है? आश्चर्य की बात है। नहीं पूर्णा, मैं जरा भाग्यहीन हूँ। अभी तक सिवाय बातचीत होने के और कोई बात तय नहीं हुई।
पूर्णा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अवश्य न्योता दीजिएगा। तुम्हारे ही हाथों में तो सब कुछ है। अगर तुम चाहो तो मेरे सिर सेहरा बहुत जल्द बंध जाए। पूर्णा भौचक होकर अमृत राय की ओर देखने लगी। उनका आशय अब की बार भी वो न समझ सकी। बोली, मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए, मुझसे जहां तक हो सकेगा उठाना रखूंगी। अमृत राय, इन बातों को याद रखना पूर्णा, ऐसा ना हो कि भूल जाओ तो मेरे सब अरमान मिट्टी में मिल जाएं। ये कहकर बाबू अमृत राय उठे और चलते समय पूर्णा की ओर देखा। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, मानो विनय कर रही हो कि जरा देर और बैठ जाओ। मगर अमृत राय को कोई जरूरी काम था। धीरे धीरे से वो उठ खड़े हुए और बोले, जी तो नहीं चाहता कि यहां से जाऊं, मगर आज कुछ काम ही ऐसा पड़ाया है। और चल दिए। पूर्णा खड़ी रोती रह गई। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, अध्याय 8। कुछ और बातचीत। कथावाचक सोनम।